जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस किताब में एक खास तरह के दुश्मन की बात की गई है जिसका नाम है ईगो। ये हमारे चरित्र का वे हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि ईगो वास्तविकता में होता क्या है, किस तरह से हम इसे काबू कर सकते हैं, इसे काबू ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियान हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी के बारे में, जिसमें लेखक हमें बताते हैं कि हमारा ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारा ईगो हमारे व्यवहार को किस तरह से दर्शाता है। ईगो को अपना दुश्मन बनने से कैसे रोक सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकें। इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान वो अपनी जिंदगी में इन्हीं में से किसी एक स्टेज पर होगा। नंबर 1 इंस्पायर, नंबर 2 सक्सेस, नंबर 3 फेलियर्स। और ये तीनों स्टेज हमारी जिंदगी में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इंस्पायर स्टेज, जब हम कुछ पाने तथा सीखने की स्थिति में हों। नंबर 2 सक्सेस स्टेज, हमने जो चाहा था उसे पूरा कर लिया हो। नंबर 3 फेलियर स्टेज, हम इंस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो जाएं। इन तीनों स्टेजेस पर एक चीज को हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहती है और वो है हमारा ईगो। और यही ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे गुस्सा और हंसी इंसान के चेहरे पर दिखती है, उसी तरह ईगो भी इंसान के व्यवहार में दिख जाती है। आज तक जितने भी लोग अपने काम के दम पर दुनिया में लोकप्रिय हुए हैं, उनको आप देख लो तो वो आत्मविश्वासी जरूर होंगे, लेकिन ईगो से भरे हुए कभी नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा अंतर होता है। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास घमंड है। पर अच्छी बात यह है कि इस ईगो को हम कुछ टेक्निक के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं जिससे वो हमारे रास्ते में ना आए और हम जो चाहें उसे पूरा कर सकें। तो आइए इन स्टेजेस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। स्टेज नंबर 1 इंस्पायर स्टेज। ये वो स्टेज है जब हम कुछ बड़े और अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है या कोई अपना बिजनेस प्लान तैयार कर रहा होता है। ये शुरुआती दौर सबसे मुश्किल होता है क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत हम काफ़ी उत्साहित होकर करते हैं और थोड़ा बहुत बेचैन भी होते हैं, पर हम अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और वो ही हमारा कमज़ोर पक्ष है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है क्योंकि वास्तविक कार्य करने की बजाय हम सिर्फ बातें करके ही बहुत कम प्रयास से लोगों का ध्यान और प्रशंसा पाना चाहते हैं। पर असली काम किए बिना सिर्फ बातें करके लोगों से तालियां और तारीफ सुनने की हमारी भूख ही हमारा ईगो है। बातें तो सब कर सकते हैं, एक पागल भी किसी विषय पर घंटों बात कर सकता है, पर आज की दुनिया में जो दुर्लभ है वो है शांति। ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा सोचने से आपकी ऊर्जा कम होती है और शुरू में ही ऊर्जा का कम हो जाने से आप काम शुरू नहीं कर सकते। और वैसे भी ज़्यादा सोचने से आपका ईगो काल्पनिक दर्शकों को तैयार करता है, जिससे आपको लगता है कि ये लोग आपको ही देखते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि एक किशोर ने एक सप्ताह के लिए क्लास छोड़ दी क्योंकि कुछ दिन पहले स्कूल के कैंटीन में उसकी पैंट पर जूस गिर गया था, जिससे वो शर्म के मारे स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके ईगो ने एक काल्पनिक पिक्चर बना ली थी कि स्कूल में सब उसके बारे में ही सोचते होंगे और उसकी ही बातें कर रहे होंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि स्कूल में दूसरे दिन किसी को इस घटना के बारे में याद भी नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, आपको जितना लगता है उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आज सोशल मीडिया और कई ऐप्स ने लोगों का ध्यान और काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर दिया है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपकी प्रतिष्ठा आपने जो किया है उसके आधार पर बनती है, ना कि आप जो करने वाले हों।
और वैसे भी आपकी प्रतिभा सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। आपने खुद देखा होगा कि कई लोग प्रतिभावान होने पर भी वे उस प्रतिभा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ईगो उन्हें किसी न किसी तरह डरा के रोकने की कोशिश करता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए। आपकी प्रतिभा भी एक उत्पाद की तरह है। जब तक आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने नहीं लाओगे, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि उन्हें ऐसा भी कुछ चाहिए था। अभी हम में से ज्यादातर लोग इंस्पायर स्टेज पर ही होंगे। तो हमारे ईगो को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने काम पर ध्यान देना और अपने काम पर सुधार करना। बास्केटबॉल खिलाड़ी बिल ब्रैडली हर वक्त याद रखते थे कि जब आप अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभ्यास जरूर कर रहा होगा, और जब आप उनसे मिलोगे तो वो जीत जाएगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इंस्पायर स्टेज पर ही अपने ईगो को इन 2 तरीकों से नियंत्रित करना सीख लें। पहला, हमेशा विद्यार्थी बनकर सीखते रहें। कम सोच के और अपने एक्शन ज्यादा लेके अपने काम पर सतत अभ्यास करके सीखते रहें और अपने काम में सुधार करते रहें। स्टेज नंबर 2, सक्सेस स्टेज। जब इंस्पायर स्टेज पर हम अपने ईगो को नियंत्रित कर लें और अपने काम पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप में हमें सक्सेस या सफलता मिलेगी। सफलता मिलने से हमारी ताकत बढ़ती है, और जिस तरह सफलता मिलने से हमारी ताकत बढ़ती है, उसी तरह हमारा ईगो भी बड़ा होता है। इसलिए वो हमें दूसरे तरीकों से पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। सफलता मिलने पर हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे इंटरव्यू, अवार्ड फंक्शन, रिपोर्टर्स पार्टी। यही सब उतार चढ़ाव आपको अपने काम से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ईगो को बहुत पसंद है, क्योंकि आपको लोगों की प्रशंसा मिलेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिसके कारण आज ये सब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वही आपका असली मूल्य है। अपने बुनियादी मूल्यों और काम से दूर रहकर क्या परिणाम आ सकते हैं, जो आप विजय माल्या जैसे लोगों से सीख सकते हो। दुनिया के लोकप्रिय योद्धा और मुगल साम्राज्य के चंगेज खान अपने बेटों से कहते थे कि यदि तुम अपने ईगो को निगल नहीं सकते तो तुम अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाओगे। वो कहते थे, दुनिया का कितना भी बड़ा ऊंचे से ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, उस पर रहने वाला जानवर जब उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाए तो वे जानवर उस पहाड़ से तो अच्छा ही होता है। जैसे सफलता पाना मुश्किल है, वैसे ही उस चोटी पर टिक पाना मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा अपनी पहचान चोटी पर रखनी चाहिए और एक विद्यार्थी की तरह सीखते और बदलाव करते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी या एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है कि क्या करने वाले हो, तो वो कहते हैं कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं, जो सही भी है। पर दुनिया में अभी जिन कंपनियों ने दुनिया को बदल दिया है, वे कंपनी अपनी बुनियादी मूल्य और ग्राहक केंद्रीय निष्पादन से शुरू हुई थी। जैसे यूट्यूब टीवी की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन करने के लिए बनाया गया था। पर इनका जो ग्रोथ है वो इनके विजन की वजह से नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को छोटी रखकर और उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन करके ही दुनिया की नंबर 1 वीडियो साइट बनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ा सोचें, पर उसे पाने के लिए अपनी पहचान छोटी रखें और विस्तृत रूप से छोटे छोटे कदम लें और उसे प्लानिंग के साथ निष्पादित करें, जिससे आपका वो सपना ना रहे बल्कि हकीकत में बदल जाए। अपनी पहचान छोटी रखने का मतलब है कि अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हों तो कोई पूछे तो उसे प्रशासनिक अधिकारी हों ये कहने की बजाय आप उसे ये कह सकते हैं कि आप एक रिसेप्शनिस्ट हों। ये कहें जिससे आप छोटे स्तर पर रहकर दूसरों से सीख पाओगे तथा अपने काम में और सुधार लेकर आ सकते हो। जेम फिलोसोफर
जगुआन अपने आप से कहते थे कि मास्टर तुम सोबर बनो, अपनी प्रसिद्धि और अपने पास पड़े धन से कभी भी धोखा मत खाओ, बस जिस चीज के लिए तुम जाने गए हो वो चीज करते ही जाओ। रेयान हॉलिडे कहते हैं कि जो वास्तव में सफल लोग हैं वो साधारण जीवन जीते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अमीरों वाली जिंदगी जीना नहीं आता, पर वे साधारण रहकर बुनियादी मूल्यों और अपने मानक व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते हैं। मोहम्मद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने बड़े और महान होंगे तब विनम्र बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मानते थे कि आज की दुनिया में आत्मविश्वास, कला और होशियार होने से भी इंसानों में जो चीज़ सबसे कम है वो है आत्म जागरूकता। इसलिए जब भी आपको सफलता मिले उसे बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विनम्र बने। ख्वाबों की दुनिया में खुद की कहानी गुनगुनाने की बजाय अपना मुख्य काम करते रहें, क्योंकि सफलता मिलने पर इवेंट्स, कैमरा, सुर्खियां इंसान को ज़्यादा आकर्षित करती हैं और अपने मुख्य काम से दूर लेकर जाती हैं। स्टेज नंबर 3, फेलियर्स। इस किताब का अंतिम भाग है फेलियर्स। कोई भी काम में फेल होना आम बात है। अपने ईगो को नियंत्रण में रखने के बावजूद हम फेल हो सकते हैं, पर उस फेलियर टाइम में हम क्या करते हैं वो ही सबसे जरूरी है। डेट्रॉइट टेड नाम के एक लड़के को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर चोरी, स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियारों की हेराफेरी और खून के आरोप थे। वो ना तो किसी को मारने से डरता था और ना ही खुद मरने से। उनके पास उनकी खुद की एक गैंग भी थी जो ये सब काम करती थी। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसने आम कैदियों की तरह बैठे रहने की बजाय जेल में ही सीखना शुरू किया, क्योंकि चाहे तो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो वहां से निकल नहीं सकता था। इसलिए उसने समझदारी से जो कर सकता था वो किया। जेल के पुस्तकालय में ही उसने धार्मिक, इतिहास, फिलॉसफी के ऊपर कई सारी किताबें पढ़ी, और जब तक वो जेल में रहा तब तक उसने खाली समय में हमेशा पढ़ने से कुछ ना कुछ नया सीखा। इस समय का सही इस्तेमाल करने के कारण ही वो लड़का आगे जाकर अमेरिकन मंत्री और समाज सेवी बना, जिन्हें लोग बाद में माल्कम एक्स के नाम से जानने लगे, जो अमेरिका में कई मानवाधिकार के लिए लड़े थे। हमारे जीवन में 2 ही तरह का समय होता है, अलाइव टाइम या डेड टाइम। अलाइव टाइम मतलब जब आप सीखते हो, जब अपने हर एक सेकंड को अच्छे कामों में लगाते हो। डेड टाइम मतलब जब आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो और कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे बैठे रहते हो। माल्कम एक्स ने जेल में बिताए हर एक सेकंड को किताब पढ़कर अपने समय को अलाइव बना दिया। जब रिपोर्टर्स उनके कॉलेज के बारे में पूछते थे तो वो जेल को ही अपना कॉलेज बताते थे, क्योंकि वहीं से उनमें बदलाव आया। इस तरह हमारे पास भी हर वक्त 2 विकल्प होते हैं कि हम कौन सा समय पसंद करते हैं, अलाइव टाइम या डेड टाइम। इंतजार करना भी एक डेड टाइम है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना अलाइव टाइम है। जब आप बार बार फेल हो रहे हों तो अपने समय को अलाइव टाइम बनाएं और हमेशा मेहनत करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। रेयान हॉलिडे का मानना है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपना बेहतर प्रदर्शन देने के बाद भी लोगों की तालियां सुनने के लिए नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तालियां स्टेडियम के बीच खेलने से नहीं, जब सब मजे कर रहे थे तब लोगों की प्रशंसा की परवाह किए बिना ही अकेले की हुई मेहनत से आई हैं। रेयान हॉलिडे अभ्यास को फर्श की सफाई से तुलना करते हैं। एक बार फर्श साफ करने से हमेशा साफ नहीं रहता है, उस पर हर रोज धूल जमेगी, इसलिए उसे साफ करने के लिए रोजाना सफाई करनी पड़ेगी। वही चीज हमारी प्रतिभा के साथ भी है कि सिर्फ एक बार अभ्यास करने से ही कुछ नहीं होने वाला। उस प्रतिभा को चमकाने के लिए आपको रोजाना फर्श की सफाई करनी पड़ेगी। अभ्यास के जरिए अपनी प्रतिभा को चमकाना पड़ेगा, नहीं तो उस पर जंग लग जाएगा। ईगो को हराने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हमें इसी बुक से मिला है। वे है प्लस, माइनस और इक्वल टू 1। जब भी आपकी लाइफ में एस्पायर स्टेज हो तो आपको इक्वल टू का यूज करना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखना चाहिए जो डेली आपको चैलेंज करे और आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखे, ताकि आप एस्पायर वाली ईगो को हरा सकें।
दूसरा, जब आप सक्सेस के स्टेज पर हों तो आपको प्लस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आए। आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। तीसरा, जब आपकी लाइफ में फेलियर की स्टेज हो तो आपको माइनस का यूज करना चाहिए। आप सही समझे, आपको अपने से छोटे लोगों को, मतलब जिनको आप सिखा सकते हैं, उनको अपने साथ रखें। हरदम सीखते रहें ताकि आप अपने लेवल पर रहें, ज़्यादा नीचे ना गिरें। आपको रियान हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।